सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास को पूरा देखिएगा। 10 ही प्रश्न हैं, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी और प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं। और एक और बात, अगर किसी ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि विदेशों से प्राप्त आय की गणना कौन करता है। विदेशों से प्राप्त आय की गणना कौन करता है? तो आपको बता दें कि जो विदेशों से जो आय प्राप्त होती है उसकी गणना जो है वो आरबीआई करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय की निम्न वृद्धि दर को हिंदू वृद्धि दर से परिभाषित किसने किया है? यानी कि राष्ट्रीय आय जो है, ठीक है, उसकी जो निम्न वृद्धि दर है उसे हिंदू वृद्धि दर किसने कहा था? ठीक है, यानी कि निम्न वृद्धि दर से ये यहाँ पर हिंदू वृद्धि दर से आशय है कि राष्ट्रीय आय की निम्न वृद्धि दर, और ये परिभाषित किसने किया, किसने कहा ये? तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय आय जो होती है उसकी गणना के 2 आधार पर उसकी गणना की जाती है। एक तो आधार वर्ष, एक चालू वर्ष। यहाँ पर हम बात करें हिंदू वृद्धि दर, तो इसको प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा परिभाषित किया गया था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। नीति आयोग में कितने सदस्य होते हैं? नीति आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, नीति आयोग में आपको बता दें कि 5 पूर्णकालिक सदस्य, 2 अंशकालिक सदस्य और इसका अध्यक्ष भी होता है, एक पूर्णकालिक अध्यक्ष भी होता है। और इसमें जो मंत्री परिषद है, केंद्रीय मंत्री परिषद है, उसके भी 4 सदस्य जो है वो शामिल होते हैं। तो ठीक है, इसमें आपके जो है एक पूर्णकालिक अध्यक्ष भी होता है, 5 पूर्णकालिक सदस्य भी होंगे, ये अध्यक्ष होगा, ये सदस्य होंगे, और 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। और इसके अलावा जो है केंद्रीय मंत्री परिषद के 4 सदस्य भी होते हैं। ठीक है, तो इसका डी हो जाएगा, ये सभी होंगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है वो NSO जारी करता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी वस्तु की कीमत में निरंतर कमी या गिरावट को क्या कहते हैं? किसी वस्तु की कीमत में निरंतर कमी या गिरावट को, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कमी या गिरावट, यहाँ पर आप ध्यान रखना कि अवस्फीति क्या होती है, अवस्फीति। ठीक है, कमी से अब का अर्थ यहाँ पर हम कमी या गिरावट लगा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी वस्तु की कीमत में निरंतर वृद्धि हो रही हो या बढ़ोतरी हो रही हो तो वो हो जाएगा मुद्रास्फीति। लेकिन कमी जब हो रही हो तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? वो अवस्फीति कहलाती है। तो इसका होगा ए नंबर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर जो है वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के नोट को छोड़कर जितने भी नोट हैं उनमें जो है गवर्नर के, आरबीआई का जो गवर्नर होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सी, वित्त सचिव। ठीक है, तो 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम का पूरा नाम है। एटीएम का पूरा नाम बताना है। देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, दूसरा है ऑटोमेटेड टेली मशीन, फिर है ऑटोमेटिक टेलर मशीन।
तो आप ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आपने ध्यान में रखना है, शुरू में तो आएगा ऑटोमेटेड, ठीक है, फिर आएगा टेलर, ठीक है, ये ध्यान रखना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो इसका ए नंबर ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। इसके बाद में 8वां प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति निम्न में से कौन सी नहीं है, ठीक है, यानी कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो मौद्रिक नीति को नियंत्रण में करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाते हैं। तो उसमें देखिए रेपो दर आता है, ठीक है, रिवर्स रेपो दर भी आता है, वैधानिक तरलता अनुपात भी आता है। तो आपके जो इसका आंसर होगा ये डी नंबर हो जाएगा, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना, तो ये इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 9 देखिए कि समय तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण है, समय तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण है। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए नंबर है P01 इंटू P10 इक्वल 1, फिर बी नंबर ऑप्शन है P01 इंटू Q01 इक्वल सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0, और फिर ये सी नंबर ऑप्शन है P01 इंटू P12 इंटू P20 इक्वल 1, या फिर डी नंबर ऑप्शन है ए व बी दोनों। तो यहाँ पर देखिए जब हम कोई भी सूचकांक बनाते हैं तो जब एक समय को आधार मानते हैं, एक समय को आधार मानते हैं तथा दूसरे को चालू वर्ष मानते हैं, तो जब इनका हम गुणनफल करें, ठीक है, तो दोनों सूचकांकों का गुणनफल करें तो 1 के बराबर होना चाहिए। तो इसका आएगा ए नंबर ऑप्शन P01 इंटू P10 इक्वल 1, ठीक है। इसके बाद में आगे वाला प्रश्न है कि लेस्पेयर विधि द्वारा आधार वर्ष का खर्च करने का सूत्र है, खर्च ज्ञात करने का सूत्र है या व्यय ज्ञात करने का सूत्र है। तो इसमें मैंने आपको जब इसकी क्लास लगाई थी तो मैंने कहा था लेस्पेयर में आपने याद रखना है 10 जीरो, 10 बटा में डबल जीरो, 10 बटा में डबल जीरो, ये याद रखना है लेस्पेयर के अंदर, ठीक है। 10 बटा में जीरो इसका मतलब क्या है, तो 10 का मतलब यानी कि P1, ठीक है, P1 और यहाँ पर Q0, और नीचे क्या आएगा P0 और Q भी 0, ठीक है, Q भी 0 आएगा, गुणा में 100 तो लगेगा ही, ठीक है। तो आपने ये ध्यान में रखना है लेस्पेयर में 10 जीरो। तो ये आज की क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, 10 प्रश्न आज की इस क्लास में किए हैं। इसी प्रकार रोजाना अपने 10 या 15 प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए लेकर आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अब आपकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, क्लासेस भी आपकी आएंगी। और नोट्स के बारे में अगर किसी ने अगर नोट्स लेने हैं तो मुझे टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं, जिसका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।